हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आगे तक जो है चैप्टर हमने पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। वो किस चीज के इंडिपेंडेंट होती है? नेचर के, क्योंकि नेचर क्या है क्या नहीं है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन पे डिपेंड करती है। एक नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर, ये हमने डिस्कस कर लिया था, इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट होता है यानी कि इंक्रीज होता है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? KB यानी कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। सेम ऐसा ही कुछ कुछ हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने यही पढ़ा था कि क्या होता है, जो सॉल्यूशन का और जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है, बाद में गिवन है ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 15% बाय मास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। क्या है? 15% बाय मास एक्वस यूरिया सॉल्यूशन है। हमें क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या करना है? यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा TF क्या होगा हमें फिर यहाँ पर करना है। ठीक है बच्चों, चलो तो आप लोगों ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन इजी था। तो डेल्टा TF हमें कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? चलो, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 15% बायोमास। 15% बायोमास से आप क्या समझते हैं? ये हमने कंसेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था। 15% बायोमास का मतलब क्या है? 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक, इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम, यानी कि ये क्या है हमारा सॉल्यूट, ये है पूरा सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्यूशन माइनस कर लेंगे किसको? सॉल्यूट को। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? लगभग 85 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वैल्यू हमें निकल गई। होता है ना बच्चों, यही तो होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन हमें दिया है, सॉल्यूट हमें दिया है, सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट की वैल्यू क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, सॉल्वेंट हमारा आ जाएगा। सिंपल, इतना ही हमें यहाँ पर करना था। देखो सॉल्यूट हमें पता चल गया, सॉल्वेंट हमें पता चल गया। अब देखो सॉल्यूट क्या है, देखो NO NH2CO NH2, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकाले तो कितना आ रहा है? लगभग 14। दो हाइड्रोजन, दो टोटल 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो कितना आ रहा है? 60। लगभग 60 ग्राम क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास। लिख लेंगे यहाँ पे 60 ग्राम क्या है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी हमने निकाल दिया। अब फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी। बच्चों के एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.86 इंटू मोलैलिटी क्या होता है? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों मास कितना है? हमें 15 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास है 85 ग्राम, केजी में क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन में 1000 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा इसके साथ, ये आ जाएगा इसके साथ। देखिए 60 के साथ 85 को मल्टीप्लाई करेंगे और 15 के साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसको जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू 15 अपॉन टी इंटू 1000 अपॉन 85। तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा हमारा आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे बढ़ा, ये काटा, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 50, सॉरी 3 5 जा 50 जा 6, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6। कुछ ये आ गया 93 इंटू 5 अपॉन 85। कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये आ गया 93 अपॉन 13। सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा। चलो बच्चों तो सॉल्व कीजिए आप। 1.86 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 1000 अपॉन 85। सॉल्व कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 आ गया। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 जा 6। तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 93 इंटू 5 अपॉन 85 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, लगभग आएगा हमारा 5.4 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्या आई हमारी टी एफ की वैल्यू आई। ठीक है, ये तो क्या आ गई हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है इसका? तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे माइनस कर देंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आया हमारे पास, यानी कि डेल्टा टी एफ जो आया। ठीक, कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट, यानी कि क्या है? वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। तो वाटर का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर लेंगे किसको? 5.4 डिग्री सेल्सियस को। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई समथिंग हमारी -5.4। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना अच्छे से। यहाँ पर क्या हो जाएगी? -5.4 डिग्री सेल्सियस थी हमारी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। तो 15% बायोमास दिया हुआ है, तो आपको ये सॉल्यूट सॉल्वेंट यहाँ से क्या कर लेना है? निकाल लेना है। सॉल्यूट सॉल्वेंट निकाल लिया। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है, वैल्यूज रख दी फॉर्मूले में सारी। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो हमने यहाँ पर पढ़ा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और टी एफ क्या है? सोल्यूशन का फ्रीजिंग। सिंपल हमने कैलकुलेशन। चलिए नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? 13.6 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कोई हमारे पास एनवीएस यानी वॉलेटाइल सॉल्यूट 13.6 ग्राम एडेड टू 20 ग्राम वाटर।
नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट 20 ग्राम वाटर। अब 20 ग्राम वाटर क्या हो गया हमारा, वाटर क्या हो गया हमारा, सल्यूट हो गया, सॉरी सॉल्वेंट हो गया। वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या हमारी, तो गिवन है कि ये क्या है, सॉल्यूट है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है, कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज 3.7 डिग्री सेल्सियस। बाकी देखो हमें ये पता है कि वाटर है ना, यहाँ पे सॉल्वेंट, वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जो सॉल्यूशन होगा, टी एफ की वैल्यू हमें दी हुई है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फिर अगर हम निकाले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकाले। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, सिंपल, ये दिया हुआ है। साथ में हमें क्वेश्चन में डेल्टा के एफ की वैल्यू, डेल्टा 1.8 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, के एफ की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी। अब देखो बच्चों, टी एफ दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ दिया हुआ, सॉरी टी एफ नॉट दिया हुआ। टी एफ है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जबकि ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस टी एफ, ये होता है। टी एफ नॉट की वैल्यू दी हुई है 0, माइनस टी एफ की वैल्यू क्या है, -3 पॉइंट, ये रहा यहाँ पर, इज -3.7 डिग्री सेल्सियस, -3.7 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगी, प्लस की 3.7 डिग्री सेल्सियस हमारी क्या आ गई, डेल्टा टी एफ की वैल्यू। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ पर, समझ में आया सबको कैसे आई है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमें दिया गया है 13.6 ग्राम, इसकी क्या फाइंड करनी है हमें, मॉलिक्यूलर मास फाइंड। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ पता है हमें 3.7 इज इक्वल्स टू के एफ हमें पता है 1.86 इंटू मोलैलिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने मोल्स है बच्चों, 13.6 ग्राम, अपॉन मास कितना है, मास ही, मॉलिक्यूलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है, अपॉन सॉल्वेंट कितना है, 20 ग्राम, केजी में हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो अपॉन कर लेंगे इसको 1000 से। सॉल्व कर लेंगे बच्चों ऐसे करके, है ना, इसका मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 3.7 इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू क्या हो गया, 13.6 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 20। हो गया ऐसा, 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 5 10 आ गया 50। मॉलिक्यूलर मास को ऊपर ले जाएंगे, m इक्वल्स टू आ गया 1.86 इंटू 13.6 इंटू 50 अपॉन 3.7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा हमारा समथिंग 342.4। ठीक है, तो समथिंग समथिंग मॉलिक्यूलर मास हमारा इतना। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्यूट हमें पता है क्या है, सॉल्वेंट हमें पता है क्या, सॉल्यूशन हमें पता है, टीएफ हमें पता है, टीएफ नॉट हमें पता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन हमने आराम से क्या निकाल दिया, डेल्टा टीएफ की वैल्यू। डेल्टा टीएफ की वैल्यू फिर हम फॉर्मूला लिख देंगे, जो हमारा फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा 342 341 आएगा। आप ये देख लीजिए, चेक कर लेना क्या आंसर, नोट कर लो, फिर अपनी अगली कॉलिगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं।
जो कि क्या हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अभी तक हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कर चुके। अगला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कर चुके। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं और इससे क्वेश्चन आंसर भी कर चुके। अब बात आती है अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा ऑस्मोसिस के बारे में। अब ऑस्मोसिस क्या है, बचपन से जा रहे हैं क्या है, ठीक, तो एक बार यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको आएगा, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अगर हम कोई बीकर लेते हैं, यहां पर क्या लगाई हमने, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बीकर हमने लिया, यहां पर क्या लगाई हमने, क्या लगाई, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पर जान लेते हैं। अब इसमें हमने दो सॉल्यूशन फिल किए हैं, एक सॉल्यूशन यहाँ फिल किया है, एक सॉल्यूशन इसके इधर तरफ फिल किया है। दोनों में क्या क्या सॉल्यूशन है, इसमें भरा है हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसमें हमने फिल किया है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बच्चों ध्यान रखना है, दोनों क्या है, सेम ही तो है हमारे पास, है ना। एक ही बीकर में हमने क्या किया है, या एक ही कोई कोई भी हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, उसमें हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी। एक साइड हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि हाई सॉल्यूट हाई हाई कंसेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लो अमाउंट बोलो, कंसंट्रेशन बोलो ऑफ सॉल, ठीक, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है इसमें ज्यादा है, जबकि इसमें क्या है, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। लेकिन इसके अपोजिट हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, जहां पर क्या होता है, हाई concentration of solute and low concentration of solvent। सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, और यहाँ पर लो क्या है, किसकी कंसेंट्रेशन है, सॉल्यूट, ठीक, लो कंसेंट्रेशन। अब हम कह रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट टू पास थ्रू but restricts or block the movement of solute particles। यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन क्या करती है, इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास थ्रू, क्या अलाउ करती है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास करेंगे, और ब्लॉक और रेस्ट्रिक्ट द
मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और सॉल्यूट पार्टिकल की जो मूवमेंट है या हम कह सकते हैं फ्लो है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इट ब्लॉक्स द फ्लो, फ्लो लिखता हूं तो मूवमेंट की जगह फ्लो, सॉल्यूट पार्टिकल के फ्लो को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्वेंट की सॉरी सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट को क्या करेगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पास करेगा और यहाँ जाने देगा। सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है और यहाँ जाने देगा। ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ लिख लेंगे, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी कि सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा उसी को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। या हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि हाई कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ solvent from dilute solution to concentrated solution, concentrated solution यानी कि लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सिंपली हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी है। पहली, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नोन एज ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कहा जाता है। दूसरी चीज, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन, दिख रहा है ना, ये सॉल्यूशन कौन सा है हमारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये कौन सा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से पार्टिकल कहाँ की तरफ कर रहे हैं, मूव, डाइल्यूट सॉल्यूशन से पार्टिकल कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन मूव कौन कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है ना। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन तक क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। कहीं बुक्स में आपने देखा होगा ये लिखा रहता है। अच्छा, कहीं पर बच्चे ऐसे कहेंगे कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, नहीं, लोअर कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन के लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन के हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो सॉल्वेंट के हाई कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन में जो मूवमेंट है या जो फ्लो है उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक, अब ये किसके द्वारा होगी, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है, इट ओनली अलाउ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू फ्लो, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्या करती है, पास कर देती है, लेकिन ब्लॉक और रेस्ट्रिक्ट कर देती है सॉल्यूट पार्टिकल्स को। वैसे यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम ही है, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। जैसे यहाँ पर तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना, तो हम क्यों नहीं कह रहे कि यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सॉल्वेंट सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसीलिए यहाँ से फ्लो इधर को नहीं हो रहा, फ्लो यहाँ से इधर को हो रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है। बच्चों, इतनी सी बात समझ में आई। यहाँ पर क्या, ये हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूट और लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की, उसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। चलो, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा। फ्लो ऑफ पार्टिकल कहें या हम इसको स्पॉन्टेनियस फ्लो कहें,
ठीक है बच्चों, हमने क्या पढ़ा, एक तरफ हमारा क्या है, दोनों तरफ हमारे दो अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, कम है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। ठीक, वही कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। बीच में हमने लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा। तो अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस की तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर में, अगर हम यहाँ पर एक बैरोमीटर लगा दें, बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर को नापता है, तो वो मशीन जो प्रेशर को नापती है, बैरोमीटर। ठीक, जैसे थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर क्या होता है, जो टेम्परेचर को नापता है, हो गया थर्मोमीटर, है ना, टेम्परेचर का नापता है। ठीक, वैसे हमारा बैरोमीटर, अगर हम यहाँ पर बैरोमीटर लगा दें, ठीक, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है क्या कर देता है, वो उसका जो प्रेशर है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है, उसका जो प्रेशर है उसको क्या कर देता है, रोक देता है, और जो मिनिमम प्रेशर लगता है उसको क्या करता है, कैलकुलेट करता है। उसी को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको भी अभी हम समझेंगे। पहले बच्चों आपको क्या करना है, ये नोट कर लेने हैं, डेफिनेशन आपको नोट कर लेनी है अच्छे से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है वो आपको नोट कर लेना है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो यहाँ से देखो, जैसे हम देख रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो वो मिनिमम प्रेशर है ना, वो मिनिमम प्रेशर जो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो फ्लो है, सॉल्वेंट का जो फ्लो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, उसको रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर हमें चाहिए, या जो मिनिमम प्रेशर लगेगा, तो क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। हमने क्या कहा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, प्रेशर के साथ ही तो फ्लो कर रहे होंगे। चलो, फ्लो की बात तो हो गई, ये यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो मिनिमम प्रेशर जो उस फ्लो को क्या कर दे, रोक दे। क्या, जो वो मिनिमम प्रेशर जो इस फ्लो को, जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे हैं उसको रोक दे, उसी को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। कैसे, आगे हम देखते हैं। अगर हमने सेम बीकर लिया, सेम इसमें क्या लगाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई, इधर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, साथ में हमने यहाँ पर लगा दिया एक बैरोमीटर। ठीक है, क्या लगा दिया, एक बैरोमीटर, क्या लगा दिया, एक बैरोमीटर। अब यहाँ से यहाँ क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स का फ्लो, सॉल्वेंट सॉरी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा। ठीक, तो ये जो बैरोमीटर है इसके अंदर क्या होती है, Hg यानी कि मर्क्यूरी। अब जब ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, इधर की तरफ आएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करते हुए, तो इस पे क्या लगेगा, प्रेशर अप्लाई होगा। ठीक है, प्रेशर अप्लाई होगा, जिस प्रेशर से अगर मर्करी की पहली कंसेंट्रेशन, मर्करी यहाँ तक फिल है, ठीक है, मर्करी अगर क्या है इसमें इतना फिल है, ठीक, तो यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के प्रेशर के कारण क्या होगा, वो मर्करी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझ लो इतना कुछ इंक्रीज हो गया। ठीक, ये जो फ्लो है ना, इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर लगेगा, यानी कि द मिनिमम प्रेशर, यानी कि द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent molecule from a dilute solution to a concentrated solution is known as osmotic pressure। यानी कि वो जो मिनिमम
प्रेशर रिक्वायर होगा स्टॉप करने के लिए, सॉल्वेंट के फ्लो के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो आ रहा है तो क्या कहा जाएगा, उसी प्रेशर को क्या कहा जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा बच्चों। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे का डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और हम जानेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।